छत्तीसगढ़ कैसे हैं आप सब। और आपको पता होगा कि हमारी पूरी टीम ने छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़। और इस चैनल में मैं आपको कक्षा 10वीं के विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम के लिए एक पूरा जो पहला चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। और आपको अगर अभी तक इस चैप्टर का वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाइए चेक कीजिए और उसको पहले कंप्लीट कीजिए। आज मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है ऊष्मा और ताप। अध्याय 3 है आपके सिलेबस में, तो उस चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। और बच्चों, अगर आपको पिछले वीडियो में जो कि पिछला चैप्टर मैं पढ़ाया हूं उसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए। अगर उसमें का जो क्वेश्चन करना बाकी रह गया है मैं उसको क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर को लेकर और उस चैप्टर को एक साथ कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर जो कि दूसरा चैप्टर है और आपके सिलेबस का तीसरा चैप्टर है अध्याय 3 ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बेहतरीन सा चित्र दिख रहा है। क्या है ये भाई? ये है आग। किसका दिख रहा है? ये तो एकदम सबको पता है किसका है, ये आग का चित्र है। तो बच्चों ठंडी का मौसम है, ठंड का दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा और ताप। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ठंडी में आग तापते हैं ना। तो आज हम आग तापते हुए आपको इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों ये कुछ आपको बहुत बेहतरीन से अलग अलग चित्र दिख रहा होगा, इसे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए इस चित्र में आपको देखिए बच्चे क्या किए हैं, शाल ओढ़े हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं। तो ये हम कब लगाते हैं? हम ठंडी के दिनों में लगाते हैं। आजकल ठंडी का दिन चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो इस तरीके की जो ऊनी कपड़े पहनते हैं हम ठंडी के दिनों में पहनते हैं। उसी तरीके से देखिए पंखा है, ये पंखा का यूज कब करते हैं हम लोग? गर्मी के दिनों में करते हैं, जब हमको बहुत गर्मी लगती है, तापमान हमारा पृथ्वी का बढ़ जाता है, हमको गर्मी लगती है तो हम पंखा यूज करते हैं। उसी तरीके से देखो एक शरबत का गिलास दिख रहा है, इसको हम कब पीते हैं भाई? जब हमको गर्मी लगती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है हमारे बॉडी का, तब हम क्या यूज करते हैं? शरबत यूज करते हैं, पीते हैं। उसी तरीके से देखिए चाय भाई वाह, चाय तो हम ठंडी में पीते हैं। कब पीते हैं? ठंडी में। चाय के बिना सुबह नहीं होती। अब सोचिए क्यों हम चाय को ठंडी में ज्यादा पीना पसंद करते हैं, तो उसी का आपको मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा आपका ये ऊष्मा और ताप वाले चैप्टर में। चलिए चलते हैं। यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है, कुछ अलग अलग टेम्परेचर दिख रहा है। तो बच्चों ये एक थर्मामीटर है। क्या है? थर्मामीटर। कहाँ ये देखिए भाई थर्मामीटर, जब आपको बुखार होता है तो आप जाते हो डॉक्टर के पास ना, तो ये देखो ये थर्मामीटर आपको दिखता है। इसमें कुछ अलग अलग टेम्परेचर लिखा हुआ दिख रहा है, मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अभी हम जस्ट शुरुआत करते हैं। किसके बारे में? ऊष्मा और ताप के बारे में। तो ये कुछ आपको बहुत बेहतरीन सा क्या दिख रहा है भाई? पानी गर्म होते हुए केटली दिख रहा है। घरों में गर्म करते हैं ना हम लोग केटली में पानी। चाय बनाने के लिए क्या करते हैं? केटली में पानी लेते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं। तो उससे पहले का प्रोसीजर है, देखिए जब हम आग जलाते हैं इसको, देखिए कैसे ऊष्मा जो आगे जा रही है, दिख रहा है आगे। ये सब क्या है? उसमें क्या हो रहा है? अलग अलग अभिक्रिया हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, गर्म हो रहा है, धुआं उठ रहा है, सब निकल रहा है। देखिए तो ये क्या है भाई? इसको आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा, पढ़ने वाले हैं ऊष्मा और ताप। चलिए तो एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, भाई अगर हम एक बात कर रहे हैं ऊष्मा और ताप का, तो क्या कितना गर्म कितना ठंडा ये तो हमको जानना जरूरी है। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए हर बार हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। हमको बताया गया है शुरू में कि अम्ल जो है खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है। तो भाई हर बार हम अम्ल को चख के तो नहीं देख सकते। तो उसी तरीके से हमको क्या चीज की जरूरत पड़ी? लिटमस पेपर की जरूरत पड़ी। मैं आपको बताया था सूचक की जरूरत पड़ी थी कि वही अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको मैं आपको पूछूंगा तो बार बार आप छू के तो नहीं देख सकते। जैसे मैं पूछूंगा कि कितना गर्म है तो इसको हाथ में टच करके बताओगे क्या ये इतना गर्म है? नहीं। तो इसीलिए हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम सोच में पड़ते हैं कि भाई कितना गर्म और कितना ठंडा, ये जानने के लिए हमको इसके बारे में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। गर्म और ठंडा, क्या ये केवल दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त है?
चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, गुनगुने पानी को छूने पर आप उसे क्या मानेंगे? एक है आपके पास ठंडा पानी, दूसरा है गुनगुना पानी और तीसरा है गर्म पानी। तो क्या गर्म पानी की तुलना में वो ठंडा है? अगर आपको पूछूं भाई गुनगुना पानी जो है गर्म पानी की तुलना में तो ठंडा है, लेकिन वो ठंडे पानी की तुलना में क्या है? ठंडे पानी की तुलना में तो गर्म है ना भाई, गर्म है। तो गर्म दूध को थोड़े देर के लिए आप कमरे में खुला रख देंगे तो आप कहेंगे कि वह ठंडा हो गया, लेकिन क्या वह वाकई में फ्रिज से निकाले हुए दूध के समान ठंडा है? आप एक प्रकार से एक गर्म दूध को ठंडा किए हुआ ऐसे ही वातावरण में और दूसरा लाया हुआ फ्रिज से, तो क्या दोनों के तापमान में कुछ तो अंतर है कि नहीं है? तो आप इसको क्या कर सकते हैं, छूकर महसूस कर या देख कर ही या बताया नहीं जा सकता कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। मैं आपको पूछूं कि आप इसको देख के बताइए ये पानी गर्म है कि नहीं है, ठंडा है कि नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, देखकर या छूकर उसका एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है। हाँ, आप ये जरूर बता सकते हैं कि गर्म है या ठंडा, लेकिन अगर मैं पूछूं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कितना गर्म और कितना ठंडा, तो आपको इसके लिए सोचना पड़ सकता है कि हाँ ये तो सही बात है भाई कि गर्म कितना है और ठंडा कितना है बताने के लिए मुझे एक इकाई यूनिट यानी कि मेजरमेंट यूनिट की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं तापमान। क्या बोलते हैं? तापमान। तो अब आप भी बताइए, आपको मैं बार बार पूछूंगा कि ये गर्म है या ठंडा है, तो कौन कितना बार छूना चाहेगा भाई? उसको उबलते पानी को पूछूंगा कितना टेम्परेचर है, तो आप या मैं कोई भी नहीं छूना चाहेगा। तो इसी में ये देखो, उबलते पानी को छूकर तापमान में कोई नहीं बताना चाहेगा कि वो कितना टेम्परेचर है। तो चलिए बात करते हैं हम तापमान के बारे में। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिख रहा है, देखिए ठंडा, गुनगुना व गर्म को एक ही पैमाने पर हम वस्तु परक दर्शाया जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये इतना भाग आपका ठंडा पानी का टेम्परेचर है, इतना भाग आपका गुनगुना का है और इतना भाग आपका क्या है, गर्म पानी का है। यानी कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो आपका गर्म बढ़ रहा है, आपका गर्मी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब नीचे आ रहे हैं तो ठंडी बढ़ रही है, ठंडी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अब ये आपने जरूर देखे होंगे, आपको कहाँ देखे होंगे मैं बता रहा हूँ, आपको डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हमको थोड़ा फीवर है करके चेक कराते हैं, तो इस तरीके से आपको थर्मामीटर देखने को मिलता है। तो बच्चों स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तापमान के पैमाने, जैसे आपको बताया मैं लिटमस पेपर के बाद आपका पीएच आया। पीएच कैसे बताता है? 1 से लेकर 0 से लेकर 7 तक होता है आपका अम्लीय, या 0 से लेकर 6 तक आपका अम्लीय, 7 आपका उदासीन, और 7 से लेकर 14 तक आपको बताया था क्षारीय गुण होते हैं। उसी तरीके से आपका 3 टाइप के पैमाने होते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान मापने के लिए। तो यहाँ पे है पहला, देखो आपको दिख रहा होगा केल्विन, क्या लिखा है? केल्विन। दूसरा है सेल्सियस और तीसरा है फ़ारेनहाइट। क्या है? फ़ारेनहाइट। तो इसमें अब थोड़ा सा संबंध क्या है, क्यों हमको 3 इकाई में नापने के लिए एक 3 टाइप के पैमाने प्रचलित है, क्यों इसको देखना है, यह आपको बताता हूं मैं। यहाँ पे देखिए इक्वल है, कौन किसके बराबर है ये देखते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं 273 केल्विन, 273 केल्विन एक पैमाना है, ये इकाई है। जैसे कि आपको मैं बता दूं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इस टाइप के अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यूनिट होते हैं। उसी तरीके से भाई केल्विन इकाई है, सेल्सियस इकाई है और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट जो है इकाई है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 373 केल्विन किसके बराबर है? आपका 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। उसी तरीके से आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो आपको छोटा सा ऐसे दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं डिग्री, और इसका साइन है सी मतलब क्या? सेल्सियस, एफ मतलब क्या? फ़ारेनहाइट, और के मतलब क्या? केल्विन। तो वाटर, अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है, ये जानने के लिए आपको सेल्सियस में अगर आपको पूछे तो बताना कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है उबलता है। लेकिन आपको पूछे कि सेल्सियस के अलावा आपके पास 2 और इकाई है, उस इकाई का नाम है केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो अगर आपको केल्विन में पूछेंगे तो आपको बताना, क्या बताना है? 373 केल्विन जो है आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वाटर का यानी कि पानी का जिसमें उबलता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये उस तरीके से उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है।
उसी तरीके से अगर हमको पूछे हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारे तापमान, हमारे शरीर का तापमान कितना है, तो बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का सेल्सियस में तापमान होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 310 केल्विन। आपको 3 इकाई में बता रहा हूं, आप 37 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे तो भी सही है, 310 केल्विन बोलोगे तो भी सही है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलोगे तो भी हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, सामान्य शरीर का सामान्य तापमान होता है, वो इन तीनों इकाई में आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि बर्फ कितने सेल्सियस में जमता है, जैसे अभी आपको पूछा मैं कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है, ये आपको पूछूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे। भाई मैं आपको पूछूंगा कि बर्फ कितना ठंडा है तो कैसे बताओगे, ठंडा है सर, कितना है पता नहीं। तो भाई आपको वाटर जब फ्रीज की बात करते हैं, वाटर जब जम जाता है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करके पूछेंगे या बताएंगे तो 273 केल्विन उसका टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस तरीके से आप तीनों टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको इसका बहुत सुंदर सा फार्मूला है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया है, ठीक है, सॉरी डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको उसको केल्विन में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, मात्र उसमें 273.15 उसमें जोड़ दीजिएगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अभी आपको बताया मैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मैं पूछूंगा आपको कि उसको केल्विन में बताइए, केल्विन यूनिट में बताइए, तो आपको क्या करना है, मात्र 273 को इसमें जोड़ देना है, 273 को जोड़ देना है, तो ये जो आंसर आएगा वो आपका केल्विन में आएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 273 हो जाएगा 373, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा था, ये देखिए दिख रहा है 373 केल्विन जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको डिग्री सेल्सियस में कोई यूनिट दिया है, कोई टेम्परेचर दिया है और आपको पूछेंगे कि वो केल्विन में बताइए, तो आपको पहला काम क्या करना है, उसमें 273 जोड़ देना है, 273 जोड़ देना है। उसी तरीके से अगर आपको कोई डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है या फिर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा। दूसरा जो फार्मूला है 5/9 यानी कि 5/9, फ़ारेनहाइट में उसको इतना माइनस कर दीजिएगा, ये आपका डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा, अगर फ़ारेनहाइट में आपको कुछ चीज निकालना है और डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू दिया है, तो उस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, 9/5 प्लस 32 आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तीसरा तरीका है, उसी का सिंपलेस्ट फार्मूला है, कोई भी टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हो, ठीक है, मतलब होता है तापमान, टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, उसको अगर सॉरी डिग्री सेल्सियस में दिया उसको निकालना है, तो 9/5 करिए, टेम्परेचर के वैल्यू रखिए जितना भी है और उसमें 32 ऐड करिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे एक दूसरा संबंध लिखा हूं मैं, देखिए 9/5 फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 सेल्सियस डिग्री। अगर आपको बहुविकल्प में पूछेंगे कि सर 9/5 फ़ारेनहाइट डिग्री का मतलब क्या होता है, तो लिखिए 1 सेल्सियस डिग्री, 1 सेल्सियस डिग्री। तो ये जो आपको बता रहा था उसी का डायग्राम है, इसको अगर आपने अपने नोट्स में लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फार्मूला को, और आप क्या करेंगे, इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनियल गैब्रिएल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फ़ारेनहाइट को मरकरी थर्मामीटर के आविष्कार के लिए 1714, देखो कितना पुरानी बात, 1714 में इनके आविष्कार के लिए जाना जाता है। कौन है, डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट, इन्हीं के नाम पे आपको जो टेम्परेचर की इकाई है वो फ़ारेनहाइट को मरकरी थर्मामीटर के लिए आविष्कार, ये जो आदमी थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने आविष्कार किया। चलिए यहाँ पे कुछ मैं आपको डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर में कुछ टेम्परेचर लिखा हूं, जैसे अगर आपको दिख रहा हो या देख पा रहे होंगे तो सबसे नीचे से चलते हैं। देखो एब्सोल्यूट जीरो दिख रहा है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या, 0 केल्विन। यहाँ पे देखिए दूसरा है आउटर स्पेस 2.7 केल्विन, स्पेस देखो, स्पेस मतलब क्या, अंतरिक्ष का तापमान बता रहा है। उसके बाद है कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ,
सबसे ठंडी जगह पृथ्वी में उसका तापमान है आपका -128.56। तो जितना ज्यादा माइनस रहेगा उतना ज्यादा कम तापमान रहेगा। हम नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना है बोला, 30। देखो ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ बताया ना आपको भाई, बर्फ का तापमान देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस। आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का तापमान है तो फ़ारेनहाइट में बताइए। तो हमें बताया था फ़ारेनहाइट में बताने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बताया हूं कि कैसे आप 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते। उसी तरीके से सबसे गर्म प्रदेश का तापमान देखिए 134 यानी कि 56.7। भाई इतना तापमान तो 40-45 तक तो गर्मी के दिन में हमारे ही तापमान, हमारे इंडिया का, छत्तीसगढ़ का तापमान पहुंच जाता है। तो ये देखिए जब गर्मी के दिन आती है ना तो इतना तापमान पहुंच जाता है। फिर देखिए वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस में आपका पानी जो है उबल जाता है। विनस का तापमान देखिए 864 डिग्री फ़ारेनहाइट 462 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का तापमान तो पूछे मत भाई, देख रहे कहां तक जा रहा है, 15 मिलियन सबसे हाई तापमान। ठीक है चलिए अब हमको कुछ जो मैं आपको फार्मूला बता रहा था उसमें हम करके देखेंगे कि ये फार्मूला काम करता है कि नहीं। तो मान लीजिए आपको उदाहरण के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट बताया जाता है। सेल्सियस पैमाने में कितना होगा हमको पूछ रहे हैं, एग्जाम में आ गया। हमको डॉक्टर ने बोला, हम गए डॉक्टर के पास, चेक कराया, डॉक्टर साहब हमारा टेम्परेचर बताइए। तो उन्होंने बता दिया 98.6 फ़ारेनहाइट आपका बॉडी का टेम्परेचर है। अब आप घर आए, फिर मैं पूछे कि आपका कितना तापमान, कितना बताए डॉक्टर। तो अब हम जब जो भी जनरली है हमको जो पता है, हमको डिग्री सेल्सियस में पता है भाई, सब डर जाएंगे, अरे आपका नॉर्मल टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना कैसे हो गया। तो बताना उसको कि फ़ारेनहाइट में है। अब हम उसको चेंज करके देखते हैं फ़ारेनहाइट से क्या सेल्सियस में। तो करना क्या है भाई, फ़ारेनहाइट लिखना है। मैं आपको बताया था -32 क्योंकि 32 ज्यादा होता है। और 212 यहाँ पे देखिए 212 कहां से आया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस जो है 212 के बराबर होता है। तो इसीलिए हमको नीचे क्या करना है, 212 लिखना है। 212 - 32 और सेल्सियस में क्या, सेल्सियस 0 सेल्सियस के बराबर होता है तो 100। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। उसमें ये -32 इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 180 और C/0 यानी कि 100 में हम 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, मतलब 100। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा f-32/9 और C/5। तो आपका जो फार्मूला था यही फार्मूला आपका क्या आया था, यही फार्मूला आपका क्या आया था, जो ये जो आंसर है आपका ये फार्मूला के तौर पे आया था। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे सेल्सियस इक्वल हो जाएगा 5/9 यानी कि 98.6 - 32 और आपका जो सेल्सियस का वैल्यू आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो आपका इक्वल टू होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। ये आप उस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको पूछे कि डॉक्टर ने आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया और सेल्सियस में आपका तापमान कितना है तो आपका होगा 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए उसी तरीके से अगर आपको 0 डिग्री केल्विन कमरे का तापमान दिया है और आपको पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सेल्सियस में आपको बताना है। तो मैं आपको बताया था केल्विन में जितना भी आपको वैल्यू दिया रहेगा उसमें आपको क्या कर देना है 273 जोड़ देना है। 273 जोड़ देना है, वो आपका सेल्सियस का मान निकल जाएगा। तो सेल्सियस का मान निकल जाएगा कितना होगा, केल्विन में आपको दिया है 0 इज इक्वल टू आपको सेल्सियस में निकालना है और ये हो जाएगा 273। ठीक है, तो इसको अगर आप ट्रांसफर करोगे C को, C इज इक्वल टू हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको 0 डिग्री केल्विन की वैल्यू होगी -273 डिग्री केल्विन, सॉरी 273 सेल्सियस। ठीक है, चलिए इतना हो गया आपका तापमान के बारे में। जो आपको मैं यूनिट कन्वर्जन बता दिया, कैसे आपको टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट जाना है, कैसे आपको सेल्सियस जाना है, कैसे आपको केल्विन जाना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है ऊष्मा, हीट। अभी तक के आपने क्या पढ़ रहे थे, अभी तक क्या आप पढ़ रहे थे, तापमान। ठीक है,
डिग्री केल्विन और जो फ़ारेनहाइट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं उसका क्वेश्चन और कराऊंगा आपको एग्जांपल के लिए, ताकि फार्मूला जो है आपको और क्लियर हो जाए। अब हम पढ़ते हैं उष्मा। अब उष्मा, जैसे कि आपको पता होगा टेम्परेचर, ताप जो है उष्मा से रिलेटेड है। जैसे यदि ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन रख दिया जाए तो हम पाएंगे कि उस जल्द ही गर्म पानी ठंडा और ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। ये आपने महसूस किए होंगे। जैसे घर में अगर हम एक गिलास दूध है और दूध को हमको ठंडा करना है तो हम क्या करते हैं, उस गिलास को ठंडे पानी वाले बर्तन में डाल देते हैं, तो देखिएगा थोड़े देर बाद जो आपका दूध है वो ठंडा हो जाता है और जिस बर्तन में आप दूध को रखे रहते हैं वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये क्यों होता है? दैनिक जीवन में आप कई बार यह अनुभव करते ही होंगे, खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रख देते हैं। याद होगा आपको, जब रात का खाना बच जाता है तो हम क्या करते हैं उसको, कि खाना खराब ना हो जाए करके हम उसको ठंडे पानी वाले बर्तन में डाल देते हैं, या जिसके घर में फ्रिज होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमको अपने दैनिक जीवन में इसका उष्मा का देखने को मिलता है। जब दो वस्तुओं जिनका तापमान अलग अलग हो, जैसे कि आपको दूध और पानी का एग्जाम्पल बताया, एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो उनका तापमान घट बढ़ कर एक दूसरे के समान हो जाता है। कैसे? वो इक्वल हो जाता है। यह आपने देखा ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों और किस कारण होता है? वस्तु के तापमान बढ़ने या घटने के पीछे का कारण क्या है, इसका कारण हमको आज अभी पता चलेगा। ठीक है, इसका कारण हमको अभी पता चलेगा। कैसे होता है? पहले ऐसा माना जाता था कि जब दो विभिन्न तापमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो एक तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आदान प्रदान होता है। गर्म वस्तु में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जबकि ठंडी वस्तु में कम। अतः यह पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक प्रवाह करता है जब तक इसका स्तर दोनों में समान न हो जाए। ये कैसा भ्रम है। देखिए उन लोग पहले क्या मानते थे कि कुछ ऐसा चीज है जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये क्या है, एक प्रकार से इस प्रकार से भ्रम है। इस तरल पदार्थ को कैलोरी कहा जाता था। कैलोरी की मात्रा बढ़ने पर तापमान की भी मात्रा बढ़ जाती है, ऐसा मानना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पता चलेगा कि कैसे उष्मा जो है एक गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। तो चलिए अब उसका थोड़ा सा मात्रक देख लेते हैं। उष्मीय ऊर्जा के मात्रक। मात्रक मतलब जैसे कि तापमान का मात्रक आपको बताया मैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। उसी तरीके से आपका उष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड पद्धति में इसका मात्रक होता है कैलोरी। ये देखिए, ये आप कॉपी में नोट कीजिएगा, उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। और एक कैलोरी उष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। उसी तरीके से अगर मैं जूल की बात करूं, एक कैलोरी मतलब होता है 4.18 जूल, और 1 किलो कैलोरी मतलब होता है 4.18 यानी कि 118 गुणित 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल। तो ये आपको नोट करना है कॉपी में। अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो 1 कैलोरी मतलब आपको इतना लिखना है और 1 किलो कैलोरी मतलब इतना। तो ये क्या है, एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक, तो आपको इतना जान लेना है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। और ये आपका सीजीएस पद्धति में आपको लिख के देंगे एग्जाम में, एसआई मात्रक पूछेंगे और सीजीएस मात्रक पूछेंगे। तो सीजीएस में याद रखना कैलोरी है, क्या है, कैलोरी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। सीजीएस लिख के देंगे आपको तो लिखना है कैलोरी, एसआई मात्रक लिख के देंगे तो आपको लिखना है जूल। तो ये हो गया उष्मा का 2 मात्रक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उष्मा के कुछ गुण। जैसे तापमान के गुण होते हैं वैसे उष्मा के क्या गुण हो सकते हैं। तो उष्मा का गुण ये है, ये संवहन मतलब क्या, देखते हैं आगे। चालन, विकिरण, ये क्या है, उसका गुण है। तो ये 3 प्रकार से उष्मा का संचरण हो सकता है। संचरण मतलब होता है आपका एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे हमको कहीं जाना होता है तो हम बाई बस जाते हैं या बाईसाइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। उसी तरीके से उष्मा का भी गुण है कि ये क्या करता है, संवहन करता है, चालन करता है या विकिरण हो सकता है। तो ये उष्मा के 3 टाइप के गुण है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चालन का, चालन को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। अब देखिए चालन मतलब जिसमें नॉर्मली आप इसको फील किए होंगे, जैसे कि
लोहा है या लकड़ी है, कुछ धातु है, जिसको गर्म करने से क्या होता है, एक तो गर्म होगा एक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है देखिए उष्मारोधी पदार्थ। उष्मारोधी पदार्थ मतलब क्या, लकड़ी, प्लास्टिक। अब देखना इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म नहीं होता लकड़ी, तो ये क्या है, इसमें उष्मा का संचरण नहीं होता, सॉरी उष्मा का, हाँ ये एबोनाइट, एस्बेस्टॉस, इस टाइप के मटेरियल जो होते हैं उसमें क्या होता है, बिल्कुल भी, लकड़ी तो थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा लेकिन इसमें बिल्कुल भी चालकता नहीं है, शून्य चालकता है, गर्म ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या है, इस टाइप को बोलते हैं उष्मारोधी पदार्थ, उष्मारोधी पदार्थ। उसके बाद दूसरा आता है आपका कुचालक। कुचालक मैंने किया, उष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देता, होगा जरूर लेकिन सरलता से नहीं होगा। तो इसका उदाहरण है लकड़ी और कांच। भाई देखना, घर में अगर शीशा लगा है और सनलाइट आता है, सूर्य की प्रकाश आती है तो गर्म हो जाता है, लेकिन एकदम सडनली गर्म नहीं होता, धीरे धीरे गर्म होता है। तो वो क्या है, सरलता से संचरण नहीं हो रहा है, उसमें उसमें आ तो रही है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो गर्म हो रहा है। और एक नेक्स्ट लास्ट है आपका चालक। चालक जिसको बोलते हैं कंडक्टर, जो सरलता से होने देता है, जैसे कि हाँ जल, धातु। धातु मतलब क्या, अगर हम नॉर्मली माने धातु को तो हम लोहा से देखते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या धातु है। तो इसको गर्म करने से क्या होता है, ये गर्म हो जाता है और इस प्रकार से उसमें संवहन होता है। तो ये बढ़ती चालकता के अनुसार पदार्थ के प्रकार है। क्या क्या प्रकार पहले बताया मैं, पहला इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब शून्य चालकता। उष्मारोधी, याद रखिएगा, उष्मारोधी उष्मा को रोक देता है, जाने ही नहीं देता। कुचालक, जिसको मतलब चालन ही नहीं हो रहा इसमें, कुचालन। और एक लास्ट है चालक, जिसमें मतलब चल रहा है। क्या चल रहा है आपका, उष्मा जो है चल रहा है, संचरण हो रहा है। ठीक है, हाँ ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ अगर आपको पूछे, सॉरी इसमें अगर आपको पूछते हैं, मान लीजिए पूछते हैं कि उष्मी चालकता के आधार पर पदार्थ कितने टाइप्स के हैं। कौन सी चालकता, उष्मी चालकता के आधार पर पदार्थ कितने टाइप के हैं, तो बताना बच्चों 3 टाइप के। पहला चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा उष्मारोधी हो सकता है। ठीक है, चालक, कुचालक और उष्मारोधी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट गुण है वो है आपका संवहन। संवहन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ तो है जो वहन यानी कि जा रहा है, जैसे कि बोलते हैं ना वाहन। वाहन मतलब क्या, गाड़ी, मोटर। तो वाहन में हम क्या करते हैं, चलते हैं। वैसे संवहन, संवहन मतलब कुछ तो है जो चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। एक क्रियाकलाप है आपकी किताब में। क्रियाकलाप क्या है, एक फ्लास्क है, फ्लास्क का मतलब ये दिख रहा है आपको, बीकर जो फ्लास्क दिख रहा है, इसमें पानी भरे और स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट लैम्प मतलब ये होता है, स्पिरिट लैम्प जो बर्नर होता है ना, इसमें थोड़ी सी मात्रा में स्याही की बूंद डालें। देख लो, हमने इसमें क्या लिए, पानी लिए, हमने इसमें लिया पानी और इसमें इंक डाले। इंक जी जो आपके पेन में लगा, पेन में रहता है ना, रिफिल लगा रहता है उसमें इंक रहता है, उसको हमने क्या कर, एक बूंद डाल दिए। अब फ्लास्क में द्रव लेकर गर्म करने पर देखो, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो नीचे का वो है यानी कि द्रव है ऊपर जा रहा है, गर्म करते हैं तो ऊपर जाता है ना, हाँ उसी तरीके से हल्का ऊपर की ओर उठता है, इसका स्थान ऊपर का भारी द्रव ले जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारे द्रव का तापमान समान नहीं होता। धीरे धीरे क्या होता जाता है, पूरे तापमान जो है जब एक समान हो जाता है तो इस प्रकार संवहन धाराएं चलने लगती है। ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं संवहन धारा। और उष्मा का संचरण इसी प्रकार से होता है, एक जगह से यानी कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गर्म रेत, गर्म हवा। गर्म हवा क्या होता है, ऊपर उड़ता है। भाई गर्म हवा की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे अगर आप घरों में एग्जॉस्ट लगाए होंगे, घरों में एग्जॉस्ट लगा रहता है, देखिएगा किचन का जो, जब किचन कुछ बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो जो हवा रहती है वो गर्म होती है, तो क्या होता है, वो ऊपर उड़ता है। तो उसी तरीके से गर्म हवा क्या होता है, ऊपर उड़ता है। और जो ठंडी हवा आती है, जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ चलती है। तो इसीलिए आपका नदी का पानी जो ठंडा हो रहा है। देखिए नदी का पानी ठंडा होता है दिन में। और अगर रात की बात करते हैं, रात की बात करते हैं तो क्या होता है, नदी का जो गर्म पानी है, ठीक है, यानी कि ठंडी हवा जो है आया और गर्म हवा ऊपर उठा, तो रेत जो है ठंडी हो जाती है। देखना रात में पूरा जो रेत होता है वो ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से कि हवा का जो चक्र है चलते रहता है। तो ये सब क्या है, आपका संवहन के उदाहरण में आते हैं, संवहन के उदाहरण में आते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि 3 प्रॉपर्टी बताया मैं,
विकिरण, इसके बाद आपका उष्मा का जो कॉन्सेप्ट है खत्म हो जाएगा। आपने तापमान और उष्मा दोनों पढ़ लिए। विकिरण, विकिरण मतलब आपको एकदम नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे कि सूर्य के विकिरण आपने सुने होंगे। सूर्य उगता है सुबह, वो उसकी रोशनी, उसकी विकिरण हमारे तक आती है, तो क्या है, विकिरण के रूप में आता है, किरण के रूप में आता है। तो क्या उष्मा संचरण के लिए सदैव ही कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? एक प्रश्न है आपके पास, क्या हमेशा माध्यम मतलब समझ रहे हो भाई, कुछ ना कुछ, जैसे कि आपने 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, ध्वनि को चलने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी निर्वात में भी चलता है, आपने पढ़े होंगे। तो सूर्य से आने वाले उष्मा के बारे में विचार कीजिए भाई, ऐसा तो कोई भी माध्यम नहीं है जिसमें, अगर हम बात करें हवा को माध्यम बनाए, ठीक है, हवा को माध्यम बनाए तो हवा ही ऊष्मा माध्यम नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है, तो फिर सूर्य की उष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? चलिए, ब्रह्मांड में तो क्या नहीं है, हवा नहीं है, तो सूर्य की विकिरण हम तक कैसे पहुंच रही है? तो इसका उत्तर यह है कि प्रकाश की ही तरह उष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है। सॉरी, मैं ध्वनि बोल दिया था आपको, प्रकाश की बात कर रहा था। प्रकाश जो है जैसे निर्वात में चलता है, वैसे ही आपका जो उष्मा होता है वो निर्वात में क्या करता है, चलता है। जो विकिरण होता है, उष्मा का संवहन विकिरण के द्वारा जब होता है, तो विकिरण द्वारा उष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है। तो अगर आपको पूछेंगे कि क्या उष्मा जो है निर्वात में भी चलता है, तो बिल्कुल निर्वात में संवहन होता है विकिरण का। तो किसी भी गर्म वस्तु में से उष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित होती है। जैसे कि एक प्लेट में कुछ चीज आपने रख दिया, वो गर्म है, तो उष्मा धीरे 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 सारे दिशाओं में क्या होते जाता है, फैलते जाता है। यह देखने के लिए एक बल्ब, लालटेन अथवा लैंप के दिए आसपास अपना हाथ रखकर देखिए, चारों ओर आपको समान गर्माहट महसूस होगी। हाँ, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए और उस मोमबत्ती के ऐसे चारों तरफ अपने हाथ को रख के देखिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं जो आग का फोटो लगाया था ना यहाँ पे, उसमें ही आपको समझ आ जाएगा भाई, आग तापने के जब हम बैठते हैं तो सब तरफ क्या हो जाता है, समान तापमान पहुंचता है। यदि विकिरण द्वारा उष्मा किसी तल पर पड़ती है तो और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब वह उष्मा का अच्छा अवशोषक कहलाता है। अब मान ली जाए किसी ऐसे सतह पर मैं विकिरण को डाल रहा हूं जो सारे विकिरण को अवशोषित कर रहा है, तो इसका सीधा सा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा सोलर कुकर। आपने सुने होंगे बच्चों, सोलर कुकर में क्या होता है, एक काले कलर का सतह होता है, सूर्य की रोशनी आती है, उस सूर्य की रोशनी को वो जो काले कलर का जो सतह है, काले रंग का जो सतह है, वो अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं अच्छा अवशोषक कहलाता है। और उष्मा के अच्छे अवशोषक उष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, उष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो ये इतना हो गया आपका विकिरण, यानी कि आपका 3 जो प्रॉपर्टी आपको बताया था, क्या क्या प्रॉपर्टी बताया था भाई? प्रॉपर्टी था संवहन, चालन और विकिरण। तो बच्चों इतना हो गया आपका तापमान और उष्मा के बारे में। इसके बाद मिलते हैं आपका दूसरा जो टॉपिक होगा उसको लेके। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, जो मैं आपको पढ़ाया हूं। इसमें कुछ डाउट्स होंगे या इसमें कुछ पुराने साल के जो क्वेश्चन आए होंगे उसको सॉल्व करके देखिए। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए और हम उसको सॉल्व करके देंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला जो मैं आपको बताया था टेम्परेचर के बारे में, इसको नोट कीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था यहाँ पे। ये आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके रखने बोला था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें से क्वेश्चन बना के देखिए। किताब में क्वेश्चन दिया होगा, नहीं बनेगा मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तब तक के बने रहिए चैनल में। और ये जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूं उस सारे बच्चे तक आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं।